Welcome to part 3 in the one shot series of nuclei. तो इस पार्ट में हम सीखेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बहुत जल्दी जल्दी में सीखेंगे क्योंकि वन शॉट है, कम टाइम में ज्यादा सीखना है। मेनली बहुत सारा क्वेश्चन होगा PYQ जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा होगा। ये सारा क्वेश्चन अभी मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी में हम क्या सीखेंगे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये पहले हम सीखेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या है। देखो बीच में कुछ पॉइंट्स आने वाला है जो मैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा। हालांकि ऐसे तो पहले बताना चाहिए था, जैसे कि 1 AMU क्या है या फिर E इक्वल टू mc² क्या है एंड देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ये सारा चीज बीच में आएगा तो मैं पहले नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे वो बीच में आता जाएगा मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से साइड में बताता जाऊंगा, क्योंकि वन शॉट है इसलिए इस तरह का अप्रोच लिया गया है। तो पहले हम सीखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। हमने सीख लिया न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, सीख लिया पिछले वीडियो में, क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बाइंडिंग एनर्जी है क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि पिंकू जाने वाला है वेकेशन में, तो जब वेकेशन में जाएगा तो उसके पिछले दिन क्या पिंकू क्या करेगा, पिंकू करेगा पैकिंग। तो पैकिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज है, 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 यहाँ पे एक चीज है। सारा चीज जो चीज है उसको वहां से कपड़ा उठाया, वहां से ये उठाया, वहां से वो उठाया, ऐसे करके सारा सामान इमेजिन करो कि पिंकू एक जगह पे करके पैक कर रहा है, एक बक्से में या फिर एक बैग में। तो ये सारा चीज पैक करने के लिए उसको कुछ वर्क करना होगा। वर्क यानी एनर्जी। यानी अगर पिंकू अपना बैग पैक करना चाहे तो उसको हर सामान हर जगह से उठा के बैग में पैक करना है। जब बैग में पैक करना है तो कुछ वर्क करना होगा। वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी हमको एक्सपेंड यानी खर्च करना पड़ता है। उसी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग वर्ड है ना, बाइंडिंग। बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग यानी किसी चीज को बांधना, यानी एक साथ लाना, उसको बोला जाता है बाइंडिंग। अभी न्यूक्लियस के बारे में सोचो, यही एग्जांपल न्यूक्लियस पे अप्लाई कर दो। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहता है, तो उसको बांधने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। बहुत सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो ये इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियॉन्स है, मान लेते कि 25 A इक्वल टू 25 जो न्यूक्लियॉन है वो बहुत बदमाश, सबको एक जगह पे लाके बांधने के लिए जो एनर्जी, उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये। अभी सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियस को ऐसे बाइंड करने के लिए क्या एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अभी ऐसे समझो, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अभी मान के चलो कि सारा चारों जो है अलग अलग है, एक दूसरे से आपस में दूर दूर है। कितना दूर है? न्यूक्लियर रेंज से बाहर है। न्यूक्लियर रेंज से बाहर है। न्यूक्लियर रेंज क्या है? 2 to 3 फेम्टोमीटर। न्यूक्लियर रेंज क्या है? एक जो प्रोटॉन है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका रेडियस कितना होता है? उसका रेडियस होता है एक प्रोटॉन। अगर हम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बारे में सोचे तो उसका जो रेडियस होता है वो लगभग 1.2 फेम्टोमीटर होता है। और न्यूक्लियर रेंज क्या होता है? न्यूक्लियर रेंज होता है जैसे कि जिस रेंज में जिस डिस्टेंस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर सकती है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर रेंज। मान लो कि ये एक न्यूट्रॉन है और साथ में और एक न्यूट्रॉन है, तो आपस में न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा। ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? लगभग 2 फेम्टोमीटर। फिर और एक हम अगर न्यूक्लियन ले ले तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा? लगभग 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, इसमें और इसमें भी करेगा। पर और एक अगर न्यूक्लियन आ जाए तो ये 3 फेम्टोमीटर से ज्यादा, 4 फेम्टोमीटर से ज्यादा अगर हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों में एक्ट नहीं कर सकता है। उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियर रेंज यानी 2 से 3 to 4 फेम्टोमीटर, 3 से 4 फेम्टोमीटर के बीच ही न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर सकता है। अभी हम सोचेंगे कि ये जो हमने हीलियम न्यूक्लियस लिया है उसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। मान के चलो अलग अलग है, दूर दूर है। हम चाहते हैं इसको बांध के एक न्यूक्लियस बनाए।
हम क्या चाहते हैं, इसको हम बांधेंगे, एक जगह पे लाएंगे और एक न्यूक्लियस बनाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, दूर दूर है, न्यूक्लियर रेंज के अंदर लाना है, न्यूक्लियर रेंज में बहुत पास लाना है, 2 या 3 फेमटोमीटर के पास। जैसे ही आएगा तो न्यूक्लियर फोर्स उसको झट से पकड़ लेगा। अभी दूर दूर है। अभी देखो, अगर इन ये दो प्रोटॉन है, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है, तो दो प्रोटॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अभी जब हम इसको आपस में लाने का कोशिश करेंगे तो हमको रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना है। इसको पुश करके जब हम लाएंगे तो रिपल्शन के अगेंस्ट हमको वर्क करना होगा। और इन दोनों को भी जब, हालांकि इनमें रिपल्शन नहीं है, पर इनको भी जब हम साथ लाएंगे, न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को, तो हमको कुछ वर्क एक्सपेंड करना है, खर्च करना है इसको बांधने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए, न्यूक्लियर रेंज में लाने के लिए। मान लो ये है न्यूक्लियर रेंज, इसके अंदर जब आ जाएगा सारा तो न्यूक्लियर फोर्स उसको ऐसे झपटा मार के पकड़ लेगा और न्यूक्लियस बन जाएगा। न्यूक्लियस बनाने के लिए, बाइंड करने की जो एनर्जी जरूरत पड़ेगा उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट था। बुक में इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं है, ऐसा लिखना मना है कि उसको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ये गलत है, मैंने समझाने के लिए बताया। बुक में जो डेफिनेशन है, बुक में थोड़ा सा इसका उल्टा डेफिनेशन है। अच्छा, मान लेते हैं कि इस न्यूक्लियन को बनाने के लिए अलग अलग था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सबको एक जगह पे लाने के लिए लेट्स से 100 जूल्स ऑफ एनर्जी हमको लगा है, खर्च हुआ है। अभी उल्टा करके सोचो, अभी हमने बनाया, अभी बिगाड़ना चाहता है। एक न्यूक्लियन को ऐसे पकड़ा और इसको खींच के इंफिनिटी तक हमको लाना है, तो हमको वर्क करना होगा। क्यों वर्क करना होगा? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को पकड़े हुए है ऐसे करके, जैसे ग्लू, ग्लू होता है ना, ग्लू मतलब जो चिपक जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स जैसे ग्लू है, उसको बांध के रखा है। अभी हम एक न्यूट्रॉन को उठा के अगर हम अलग करना चाहे तो न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना है। तो ठीक उसी तरीके से हर एक न्यूक्लियन को अगर हम एक दूसरे से अलग करके इसको पूरा मतलब अनबाइंड करना चाहिए, इसको खोलना चाहिए, हर एक न्यूक्लियन को अलग कर दें, तो हमको 100 जूल एनर्जी ही खर्च करना होगा। क्योंकि उसको बांधने के लिए अगर 100 जूल एनर्जी लगे तो उसको अनबाइंड करने के लिए भी 100 जूल एनर्जी लगेगा। तो बुक में यही डेफिनेशन है। बुक में डेफिनेशन है कि एक न्यूक्लियस का हर एक न्यूक्लियन को सेपरेट करके इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बुक में जो डेफिनेशन है वही हमको याद रखना है कि हर एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकाल के इंफिनिटी यानी बहुत दूर, इंफिनिटी यानी बहुत दूर, न्यूक्लियर रेंज के बाहर हर एक न्यूक्लियन को ऐसे ऐसे अलग करने के लिए जो एनर्जी एक्सपेंड होगा उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो हमको ये याद रखना है। अभी हम मास डिफेक्ट पे चलेंगे, फिर हम मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को जोड़ के सीखेंगे कि दोनों में क्या कनेक्शन है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा चीज। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अभी हम मास डिफेक्ट पे चलते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, मान लो कि पिंकू, ये है हमारा पिंकू, पिंकू ने मार्केट से एक जैसा 10 बॉल खरीदा है, एक जैसा 10 बॉल। पिंकू ने ऐसा एक जैसा, हर एक का मास सेम है, सेम 10 बॉल उसने खरीदा है। आराम से समझते हैं, पिंकू ने 10 बॉल खरीदा है, हर एक का मास क्या है, सेम है। मान के चलो हर एक का मास है 1 ग्राम। पिंकू ने क्या किया, सबको इकट्ठा करके एक बैग में उसने डाल दिया। मान लो पिंकू ने सारा सबको इकट्ठा करके एक बैग में डाल दिया है। अभी इस बैग का अगर हम वजन ले, मास निकालने का कोशिश करें, पिंकू ने इसका भी वजन ले लिया, ठीक है, इसका मास उसने मेजर किया और पिंकू ने देखा कि इसका मास होना चाहिए, मास है 9 ग्राम, लेट्स से 9 ग्राम से। हालांकि उसको पता है कि हर एक बॉल का वजन है 1 ग्राम, ठीक है, हर एक का वजन है 1 ग्राम और देयर आर 10 बॉल्स, तो हिसाब के अनुसार होना चाहिए था 10 ग्राम। पर अगर वो मिला के हर बॉल को एक बैग थैले में डाल के अगर उसका वजन ले ले
तो उसको देखने को मिले कितना आया है 9 ग्राम। सो ही विल से, वो बोलेगा, पिंकू बोलेगा देयर इज ए डिफेक्ट। डिफेक्ट यानी वहां पे कुछ गलत है। देयर इज ए डिफेक्ट। डिफेक्ट क्यों है? होना चाहिए था 10, है 9, होना चाहिए था 10, टोटल है 9। इसी को पिंकू बोलेगा देयर इज ए डिफेक्ट, और उसको पिंकू बोलेगा मास डिफेक्ट। ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर यही चीज होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं कि देयर आर, मान लो देयर आर 100 न्यूक्लियस। कोई एक न्यूक्लियस का मास नंबर है 100, 100, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 100, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 100, तो उसका मास नंबर है 100। देयरफॉर कितना वहां पे न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है 100, कुल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होना चाहिए 100, 100 है, सॉरी 100 है। अगर हर एक न्यूक्लियन, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, हर एक का मास 1 AMU हो, लेट्स से अज्यूम करोगा कि हर एक न्यूक्लियन का मास है 1 AMU। अलग अलग से याद रखना है, हर एक न्यूक्लियन को सोचो, अलग से सोचो, इसके अंदर मत सोचो, अलग से सोचो। हर एक न्यूक्लियन को अलग अलग करके दिमाग में लाओ। हर एक न्यूक्लियन का मास है 1 AMU, तो न्यूक्लियस में 100 न्यूक्लियन है, तो उसका टोटल मास होना चाहिए 100, न्यूक्लियस का मास होना चाहिए 100 AMU। पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी देखा जाता है कि न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास उससे थोड़ा कम होता है। लेट्स से न्यूक्लियस का मास होता है 95 AMU, तो ये इसमें, सॉरी 95 AMU। सवाल उठता है क्या ऐसा सच में होता है? यस, ऐसा ही होता है। न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए, होना चाहिए था क्या मतलब, हर एक न्यूक्लियन का जो मास है, हर एक न्यूक्लियन का जो मास है, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसको हर एक न्यूक्लियन का मास को अगर हम सम करें, टोटल करें, तो जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास, पूरे न्यूक्लियस का एक साथ मास उससे थोड़ा कम होता है। तो उसी जो जो कम होता है, जो मतलब फर्क होता है, उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। कैसे, ऐसा क्यों होता है वो बाद में अभी हम आगे आगे सीखेंगे, पर पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? मास डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सॉरी मास डिफेक्ट, अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखा है। द डिफरेंस बिटवीन यानी फर्क, सम टोटल ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियंस, हर एक न्यूक्लियन का मास अलग अलग से अगर हम जोड़े और उससे न्यूक्लियस एज ए होल, उसका जो टोटल मास है उसको अगर सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो जो बच के आएगा उसी को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया है कि मास डिफेक्ट है क्या चीज। ये था मास डिफेक्ट, ठीक है। अभी हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मास डिफेक्ट होता क्यों है। देखो, थोड़ा देर पहले मैंने बताया बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी बताया, अभी मैंने मास डिफेक्ट बताया। अभी हम इन दोनों को जोड़ के समझेंगे कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कॉमन सेंस कहता है कि हर एक न्यूक्लियन का मास अगर हम ऐड करें तो टोटल जो निकल के आएगा, और न्यूक्लियस का पूरा जो मास है एज ए होल, न्यूक्लियस एज ए होल जो मास है वो बराबर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा डिफेक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, उसके लिए हमको जो समझना होगा वो है, ये इक्वेशन लगभग आप सबने देखा है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको बोला जाता है द मोस्ट फेमस इक्वेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन इसी को बोला जाता है। ये इक्वेशन क्या कहता है? इसमें ये है एनर्जी और ये है मास
और ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि पहले हम क्या समझते थे कि मास है मास और एनर्जी है एनर्जी, दोनों को अलग अलग सोचा जाता था। ऐसा सोचा जाता था कि दो अलग चीजें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग चीज है, ठीक उसी तरीके से पहले फिजिक्स में ऐसा सोचा जाता था कि मास जो है मास है, वो एनर्जी जो है एनर्जी अलग अलग चीज है। आइंस्टाइन ने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मास जो है और एनर्जी जो है वो सेम चीज है, एक ही चीज है, पर वो अलग अलग फॉर्म में है। जैसे हीरा और कोयला दोनों कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन है, पर अलग फॉर्म में वो मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्ट करना यानी वो अपने आप को जाहिर करता है अलग अलग फॉर्म में। कार्बन कभी हीरा होता है, कभी वो कोयला होता है। ठीक उसी तरीके से मास और एनर्जी सेम चीज है, कभी वो मास के फॉर्म में है और कभी एनर्जी के फॉर्म में है, और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। आइंस्टाइन ने कहा मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब एक और दूसरा दोनों सेम चीज है, आपस में कन्वर्ट हो सकता है। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कैसे कन्वर्ट करें, तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे वहां पे, E इक्वल टू mc²। मान लेते हैं कि हमको 1 kg मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके देखना है कि 1 kg मास कितना एनर्जी है। उन्होंने कहा कि मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी को अगर हम कॉन्सेंट्रेट कर दें एकदम एक जगह पे, तो वो मास बन जाता है। सिंपल। तो अगर कोई पूछे कि अच्छा 1 किलो मास में कितना एनर्जी है, तो हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे E इक्वल टू 1 किलो और यहाँ पे इंटू 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट उसका स्क्वायर। अगर इससे जो निकल के आएगा वो होगा जूल में, क्योंकि एनर्जी का यूनिट है जूल। 9 इंटू 10⁻16 जूल्स। ऐसे तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि मास और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है। और मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहे तो इस इक्वेशन को हमको यूज करना है। अभी ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे इसको रखो। अभी कितना जरूरत है उतना हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब से इस चैप्टर में याद रखना है कि मास को एनर्जी के फॉर्म में और एनर्जी को मास के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पर इस इक्वेशन को यूज नहीं करना है। और याद रखना है मास और एनर्जी सेम चीज है। ठीक है। और एक दो बात जो आगे चल के हमको लगेगा, जैसे एटॉमिक लेवल पे अभी जो बताया याद रखना, अभी जोड़ देंगे सबको। एटॉमिक लेवल पे जब हम मास को मेजर करते हैं, सब एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियस के लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर एटॉम का मास या फिर मॉलिक्यूल का मास, तो हम एक अलग यूनिट यूज करते हैं, उसको बोला जाता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। छोटा यूनिट यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे चीज को मेजर करने के लिए छोटा यूनिट, बड़े चीज को मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट। आप अपना, मैं जो मेरा मास है उसको मैं क्विंटल में नहीं मेजर करूंगा, उसको मैं किलो में मेजर करूंगा। अगर मैं हीरा खरीदने जाऊं या सोना खरीदने जाऊं तो उसको मैं मिलीग्राम में उसका मेजरमेंट लूंगा, उसको किलो में मेजर नहीं किया जाता, क्योंकि कम हमको मेजर करना है। तो छोटा चीज मेजर करने के लिए छोटा यूनिट, बड़ा चीज मेजर करने के लिए बड़ा यूनिट। तो एटॉमिक लेवल पे जो हम मेजरमेंट करते हैं मास का, वो हम AMU यूनिट में करते हैं। 1 AMU यानी 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। एक कार्बन एटम C12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो एक C12 एटम जिसके न्यूक्लियस में 12 न्यूक्लियॉन्स है, उसका जो मास है उसका 12वां हिस्सा, 12 हिस्से का एक हिस्सा को 1 AMU मान के चला जाता है, और इसी को यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 AMU, तो इसका AMU, इसका मतलब समझना है कि क्लोरीन का जो एक एटम है वो 1 AMU के मुकाबले 35.5 टाइम्स हेवी है। क्लोरीन का एटॉमिक मास अगर 35.5 AMU बताया जाए, तो ये समझना है कि क्लोरीन का जो एटम का मास है वो जो 1 AMU जितना मास है, इस हिसाब से उसका 35.5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये है एटॉमिक मास यूनिट। अभी इस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जितना सारा हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट जब हम करेंगे, तो AMU को ही करेंगे।
समझ में आया? जब हम एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे मास और एनर्जी का कन्वर्शन करेंगे तो हम केजी या फिर ग्राम हमको यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है 1 एमयू, और 1 एमयू का वैल्यू होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है मास, और ये इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें E इक्वल टू mc स्क्वायर यूज करके तो उसका वैल्यू आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मेगा यानी 10 टू द पावर 6, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का ही यूनिट। ये सारा चीज हमकी इंफॉर्मेशन को लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ही एक दूसरा यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अभी जल्दी जल्दी में समझाते हैं। मान लो कि ए और बी दो पॉइंट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अगर Q कूलम चार्ज को B से, मान लो VA इज ग्रेटर देन VB, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान के चलेंगे V है पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू VA माइनस VB, और A का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर Q कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाया जाए, अगर Q कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हम हाई पोटेंशियल तक ले जाएं तो वर्क डन होगा V इंटू Q। ये है वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का रिलेशन। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस में हम Q चार्ज को मूव करें तो वर्क डन कितना होता है? V इंटू Q। ठीक उसी तरीके से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मूव किया गया है लो से हाई या हाई से लो, दोनों में वर्क डन सेम होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को मूव किया जाए तो जो वर्क डन होता है उसको बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 E। 1 वोल्ट इंटू 1 E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। देयरफॉर 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव किया जाए तो जो वर्क डन, जो एनर्जी एक्सपेंड होता है उसको बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। इसको भी याद रखना है, हालांकि जूल में नहीं करना है, सारा चीज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करने वाले हैं। पर इतना याद रखना है कि 1 AMU मास को अगर एनर्जी में फुल्ली कन्वर्ट किया जाए तो दैट विल बी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये सारा इंफॉर्मेशन अभी हमको जरूरत पड़ने वाला है। देखो अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में वापस आते हैं, इसको रहने देते हैं साइड में। हमने सीखा कि हर न्यूक्लियस का एक बाइंडिंग एनर्जी होता है, यानी न्यूक्लियस को मान लो किसी ने बनाया, तो जब उसने, इमेजिन करो कि न्यूक्लियस अलग अलग था, पिंकू आया और पिंकू ने सोचा कि एक न्यूक्लियस बनाते, तो पिंकू हर एक न्यूक्लियन को पकड़ के एक न्यूक्लियस जब बनाएगा तो पिंकू को एनर्जी खर्च करना है, यानी हर न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है, एनर्जी, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। वो बाइंडिंग एनर्जी आता है मास से। आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E इक्वल टू mc स्क्वायर, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसका जो मास डिफेक्ट है, जो मास गायब है, वो कहां है? वो बाइंडिंग एनर्जी में है, यहीं पे है, पर वो बाइंडिंग एनर्जी बन गया है। मास क्या बन गया है? बाइंडिंग एनर्जी बन गया है, इसलिए हमको मास डिफेक्ट दिखता है। फिर से रिपीट करते हैं, हर न्यूक्लियस का क्या होता है? एक बाइंडिंग एनर्जी होता है, एक मास डिफेक्ट होता है। हमको क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, हर न्यूक्लियन की इधर उधर से पकड़ के न्यूक्लियस बनाओ तो एनर्जी खर्च होगा। वो एनर्जी कहां से आएगा? वो एनर्जी न्यूक्लियस खुद अपना मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके बाइंडिंग एनर्जी बनाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, न्यूक्लियंस खुद अपना मास, न्यूक्लियंस खुद, हर एक न्यूक्लियन अपने आप से थोड़ा थोड़ा मास करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके बाइंडिंग एनर्जी बनाएगा, तो उसका मास थोड़ा सा डिफेक्ट नजर आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि ये जो 4
5 न्यूक्लियन है आपस में फोन में बातें कर रहे हैं कि भाई चल मिलते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं, बहुत दिन अलग अलग रहे, थोड़ा मिलजुल के मस्ती करते हैं, न्यूक्लियस बनाएंगे हम लोग। तो अभी इन प्रॉब्लम क्या है न्यूक्लियस बनाने, न्यूक्लियस बनाने में प्रॉब्लम कि उनको आपस में न्यूक्लियर रेंज में आना है, तब न्यूक्लियर फोर्स उसको पकड़ लेगा। न्यूक्लियस बनाने के लिए न्यूक्लियर रेंज के अंदर आपस में आना है, तब न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, नहीं तो न्यूक्लियर फोर्स दूर दूर, जब दूर दूर रहता है तो न्यूक्लियर फोर्स वर्क नहीं करता है। तो उसको न्यूक्लियर रेंज में आने के लिए बहुत तेजी से, वेलोसिटी से आना है एक सेंटर की तरफ। अभी पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन के कारण वो आपस में ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएगी, कुछ दूर आएगी फिर रिपेल होकर वापस चल जाएगी। तो उनको क्या करना है, उन्होंने दिमाग लगाया, पिंको दिमाग लगाया, पिंको बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपना थोड़ा थोड़ा मास करके, थोड़ा थोड़ा मास हम अपने आप से उसके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मास क्या करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और आपस में कोऑर्डिनेट करके एक सेंटर की तरफ हम लोग सब मोशन में आएंगे। हम लोग 5 जन एक ही टाइम पे अपना ही कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और वी विल रश टुवर्ड्स द कॉमन सेंटर। हम सब एक ही सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। तब जब हम न्यूक्लियर रेंज के अंदर आ जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स हमको पकड़ लेगा, तो न्यूक्लियस बन जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी है, दिस इज ओनली अ स्टोरी, दिस हैज नथिंग टू डू विथ रियलिटी। ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो हर एक ने अपना अपना कुछ मास को गिव अप किया, एनर्जी में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी में, और न्यूक्लियर रेंज में आ गया तो न्यूक्लियस बन गया। तो यही है कनेक्शन मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। मास कहाँ गया, बाइंडिंग एनर्जी बन गया, मास कहाँ गया, बाइंडिंग एनर्जी बन गया। तो अभी हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं, अभी हम उसी चीज को देखो लिखने वाले हैं। अगर हम मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करें, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है A एंड एटॉमिक नंबर है Z, यानी कुल मिला के न्यूट्रॉन है A और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है Z, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अभी देखो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन का मास हम मान के चलते हैं mp। तो कुल मिला के प्रोटॉन का मास कितना होना चाहिए, Z mp, हर एक प्रोटॉन का मास है mp और कुल मिला के Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, A माइनस Z, और इतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, हर एक न्यूट्रॉन का मास मान के चलते हैं mn। तो कुल मिला के न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, इतना, और प्रोटॉन का मास इतना, न्यूट्रॉन का मास इतना। तो इतना टोटल मास इतना होना चाहिए, इसको समझो पहले, इतना होना चाहिए, सपोजिटली इतना होना चाहिए, पर इतना नहीं होता क्योंकि मास डिफेक्ट होता है। और एक न्यूक्लियस का एज ए होल इसको अगर हम इसका मास को मेजर करें एज ए होल, तो मान के चलते हैं इसका मास है m। तो इसमें क्या होगा, डिफेक्ट होगा, यानी ये इससे थोड़ा कम होगा, तो जो सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा उसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। यही होगा मास डिफेक्ट, इसको डेल्टा m लिखा जाता है। तो दिस इज मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, यही मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम E इक्वल टू mc स्क्वायर लिखें, तो E के जगह पे होगा बाइंडिंग एनर्जी, m के जगह पे होगा डेल्टा m और उसके साथ c स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर हम ठीक से लिखें पूरा, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास डिफेक्ट, ये है मास डिफेक्ट, इसके साथ c स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एनर्जी मिल जाएगा। दिस इज बाइंडिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, दैट्स इट। इसी से हमको पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया है।
क्या क्या कॉन्सेप्ट आया है कि मास डिफेक्ट को हमने समझा। पहले क्या करना होगा, देखो पहले कॉन्सेप्ट को हमको समझना है कि क्या बता क्या रहा है, चल क्या रहा है, माजरा क्या है, मामला क्या है। ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो एक बात एकदम ब्लड में उतर, डीएनए में उतार लो कि समझना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो जहां पे हो जिंदगी भर वहीं पर रह जाओगे। हालांकि उसमें सक्सेस हो सकता है कि बहुत अच्छा जॉब मिल जाए या फिर कुछ, पर इसका क्या मतलब हुआ कि आज जो पढ़े एक महीना बाद भूल गए। और एक बात, अगर समझ के पढ़ोगे तो जो जो लोड है वो धीरे धीरे ऐसा फील होगा कि लोड घटता जा रहा है, क्योंकि समझने के बाद वो लोड गायब हो जाता है। मान लो कि एक चैप्टर है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा चीज है, जैसे ही समझ लिया वो पूरा गायब हो जाएगा, लगेगा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही जितना बड़ा सिलेबस हो, जितना समझोगे लोड उतना हल्का होता जाएगा, क्योंकि वो दिमाग में उतरता जाता है। तो हमको समझ के पढ़ना है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। अगर हम एक एग्जांपल अभी करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना है। यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, और हीलियम न्यूक्लियस एज ए होल, हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना है, एज ए होल हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना है। तो पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे, पहले हम मास डिफेक्ट निकालते हैं। देखो मास डिफेक्ट, अगर हम मास डिफेक्ट निकालें तो प्रोटॉन कितना है, हीलियम न्यूक्लियस जो होता है, हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है, हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर है, हीलियम न्यूक्लियस अगर हम लिखें, हीलियम न्यूक्लियस क्या है, मास, उसका मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो उसका मास डिफेक्ट पहले हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम मास डिफेक्ट होगा मास ऑफ ए प्रोटॉन इंटू 2 प्लस मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इंटू 2। ये टोटल मास होना चाहिए था, और उससे जो हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है, हीलियम न्यूक्लियस का एज ए होल जो मास है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी हम इस डेटा को, वैल्यू को बैठाएंगे। हर एक प्रोटॉन का मास है 1.007825 इंटू 2, इसको हम प्लस करेंगे न्यूट्रॉन का मास 1.008665 इंटू 2, ये होना चाहिए न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस का मास, उससे हम -4.002800, इससे हमारा निकल के आएगा मास डिफेक्ट। देखते हैं कितना निकल के आता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मास डिफेक्ट आना चाहिए 0.030180 AMU। तो हीलियम न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट है वो है ये, हीलियम न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट है ये। अभी बाइंडिंग एनर्जी कितना है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए E इक्वल टू mc² में बैठाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही लिख के रखा है कि 1 AMU ये कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो उसका एनर्जी, तो इसका एनर्जी कितना होगा, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा 0.030180 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू निकल के आएगा 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो फिर से समझते हैं, पहले हमने मास डिफेक्ट निकाला। मास डिफेक्ट कैसे निकाला, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास हमने ऐड कर दिया है, और न्यूक्लियस का एज ए होल न्यूक्लियस का जो मास है उसको माइनस कर दिया है, तो हमको मास डिफेक्ट मिला है। और AMU में निकलेगा
1 AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, क्योंकि ये मास डिफेक्ट है। तो हमारा कितना बाइंडिंग एनर्जी है हीलियम न्यूक्लियस का निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये है बेसिक जो क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक से। हम अभी आगे बढ़ेंगे और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सीखेंगे, फिर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व सीखेंगे, फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक, ओके। अभी देखो, ये जो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का जो चक्कर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पिंकू के फैमिली में देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है। देयर आर 6 मेंबर्स और उसका फैमिली का टोटल इनकम है, लेट्स से पिंकू की बहन, ठीक है, पिंकू के पापा और पिंकू की मम्मी। चार जन है पिंकू के फैमिली में।